हेलो एवरीबॉडी, दिस इज स्वीटी हियर। वेलकम बैक टू आवर चैनल अंश कॉमर्स टेक। तो आज हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर का लेक्चर नंबर 6 कवर करेंगे, जिसमें मैं आपको रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट और लायबिलिटीज क्या होती हैं उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रीवैल्यूएशन होता क्या है। इट इज़ इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या होता है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, इंक्रीज और डिक्रीज। तो इंक्रीज और डिक्रीज क्या हो सकती हैं, हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज, मतलब एसेट्स और लायबिलिटी बोथ आर इंक्रीज एंड एसेट एंड लायबिलिटीज बोथ आर डिक्रीज। तो जब ये इंक्रीज होती हैं तो मैंने लिखा है यहाँ पे कि अगर एसेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। और लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो लॉस हो रहा है। और डिक्रीज होती हैं एसेट तो ऑब्वियसली हमारी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो हमें लॉस हो रहा है। और डिक्रीज होती है लायबिलिटी, मतलब हमारे क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं तो इस वजह के हम ये मानते हैं कि हमारी फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। तो ये रीवैल्यूएशन करना क्यों पड़ता है, क्यों इंक्रीज डिक्रीज, हम ये सारा कुछ चेक करें। उसका रीजन यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्योंकि पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है कि जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो बिल्डिंग उन्होंने 1 लाख की खरीदी हो, लेकिन जब अब वो 2-3 साल के बाद अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो बिल्डिंग की वैल्यू ऑब्वियसली इंक्रीज हुई होगी। तो वो वहां तक के प्रॉफिट को, आज तक का प्रॉफिट, मतलब टिल द डेट चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो अपने जो भी अपनी एसेट की इंक्रीज या डिक्रीज वैल्यूज है उनके प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और या एडजस्ट करना चाहते हैं। तो उस वजह से हमें रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनाना पड़ता है। तो रीजन है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या रीजन ये भी हो सकता है कि कोई नया पार्टनर एडमिट कर रहा है, या रीजन ये भी हो सकता है या कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है। लेकिन इस टॉपिक पे अभी तक रीजन ये है कि रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी एसेट्स एंड रीअसेसमेंट और लायबिलिटी की वजह से बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट जो पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो चेंज हो रही है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं। इंक्रीज एसेट्स एंड लायबिलिटीज बोथ आर इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो एसेट्स क्योंकि बढ़ रही हैं तो प्रॉफिट हुआ, एसेट कम होगी तो लॉस हुआ, और इसी वजह उल्टा लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो लॉस होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करें तो ऑल द लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल द प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो ये हमारा रीवैल्यूएशन जब अकाउंट बनाएंगे तो यही रूल फॉलो होगा। लेकिन जो पार्टनर है वो जो ये रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड असेसमेंट है उसको 2 पॉइंट पे डिसाइड करते हैं करना। फर्स्ट है रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बुक, कि जैसे बिल्डिंग की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई है तो वो चाहते हैं कि बैलेंस शीट में भी वो इंक्रीज्ड वैल्यू के साथ हो, और एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो डिक्रीज वैल्यू के साथ रिकॉर्ड हो। तो इसको बोलते हैं रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स, और नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द बुक। इसका मतलब है कि हम अपनी बुक में कोई भी चेंज नहीं करना चाहते, हम जस्ट एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन द बुक्स। इसका मतलब आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल नॉमिनल की तरह ही बनेगा। देखो यहाँ पे ऑल द लॉसेज आर डेबिट एंड द प्रॉफिट्स आर क्रेडिट। तो देख सकते हो आप, डिक्रीज इन एसेट्स टू साइड पे, इंक्रीज इन लायबिलिटीज टू साइड पे, क्योंकि बोथ आर लॉस। तो डिक्रीज इन एसेट आपका डेबिट और इंक्रीज इन लायबिलिटीज आपका डेबिट। तो ऑपोजिट साइड पे हो जाएगा बाय इंक्रीज इन एसेट्स और बाय डिक्रीज इन लायबिलिटीज। आप चेक कर सकते हो, अगर डिक्रीज टू साइड पे एसेट का तो इंक्रीज बाय साइड पे है, और लायबिलिटी का इंक्रीज टू साइड पे है तो डिक्रीज बाय साइड पे है। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ऑब्वियसली ये भी इंक्रीज इन लायबिलिटीज है, मतलब पहले आपने रिकॉर्ड नहीं करी थी, बैलेंस शीट में नहीं शो थी, अब एडजस्टमेंट में बताया कि आपकी एक लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड रह गई है तो इंक्रीज इन लायबिलिटीज टू साइड पे। इसी तरह ये एसेट भी हो सकती है, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्योंकि इंक्रीज इन एसेट है तो वो बाय साइड पे आ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर पार्टनर्स को फर्म रेमोरेशन वगैरह पे कर रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर फर्म के कुछ एक्सपेंसेस हैं और फर्म ने ही उसको मेट किया है तो टू कैश या बैंक फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और बैलेंसिंग फिगर आपकी टू साइड भी हो सकती है, बाय साइड भी हो सकती है। टू साइड पे जैसे कि मैंने लिखा, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आएगा जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा इन ओल्ड रेशो, और जो लॉस आ गया तो वो भी ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा इन ओल्ड रेशो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे हम क्या करें, इंक्रीज डिक्रीज को चेंज करके या शो करके ही अपनी रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं और प्रॉफिट को प्रॉपर अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। और बैलेंस शीट में जब ये बनेगी तो हमारी जितने की एसेट इंक्रीज हुई है उतनी इंक्रीज करके डालेंगे, और जितनी की एसेट डिक्रीज हुई उतनी डिक्रीज करके डालेंगे। ये बैलेंस शीट का पॉइंट। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे हम दूसरा लेते हैं, नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज इन द बुक ऑफ द फर्म। मतलब वो अपनी रिवाइज्ड वैल्यू को शो नहीं करना चाहते हैं, तो वो क्या करना चाहते हैं, बाय पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो एडजस्टमेंट एंट्री पास करके ही, एक एंट्री पास करके ही वो सारे नेट इफेक्ट को खत्म करना चाहते हैं। तो फिर वही बात आ गई कि हमें नेट इफेक्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, जितने प्रॉफिट हैं वो क्या हो जाएंगे आपके प्लस, और जितने लॉसेज है वो क्या हो जाएंगे माइनस। तो फिर वही देख लिया, देखो प्रॉफिट है एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटी, वही लिखा है, इंक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी। तो प्रॉफिट प्लस हो गए, या ऐसे भी देख सकते हो बाय वाली चीजें जो भी हैं वो प्लस होगी और टू वाली जो भी थी वो माइनस होगी। तो बैलेंसिंग फिगर नेट इफेक्ट आ जाएगा। फिर वही बात है, पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव आया तो प्रॉफिट मान लेंगे, नेगेटिव आया तो लॉस मान लेंगे। प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस आएगा, और लॉस है तो सैक्रिफाइस टू गेनिंग पार्टनर आएगा। ये तो हमने पहले भी किया हुआ है जब हमने वर्कमैन कंपनसेशन, सॉरी वर्कमैन नहीं, जनरल रिजर्व और अकोमोडेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को हमने एडजस्ट करना सीखा था कि बाय पासिंग एडजस्टमेंट एंट्री, तब भी हमने नेट इफेक्ट ऐसे निकाला था। उसमें भी यही रूल है कि प्रॉफिट है तो गेनिंग टू सैक्रिफाइस और लॉस है तो सैक्रिफाइस टू गेनिंग। तो यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन में भी अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो आपने यही रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री के लिए मैंने एक इलस्ट्रेशन भी करी है। ABC इज अ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, और फ्यूचर में डिसाइड किया कि 2:3:5 होगी। और वो चाहते हैं कि दे आल्सो डिसाइडेड रिकॉर्डेड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिवैल्यूएशन विदाउट इफेक्टिंग द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी एंड पासिंग एन एडजस्टमेंट एंट्री। वो मतलब अपनी बैलेंस शीट में अपनी एसेट्स लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ एक एडजस्टमेंट एंट्री ही पास करना चाहते हैं। तो ये देखो यहाँ पे हमें लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू 5 लाख है और रिवाइज्ड 5,50,000 है। प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000 और रिवाइज 2,40,000 है। क्रेडिटर्स आपके 60 के हैं, रिवाइज 55,000 के हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका 60,000 का और रिवाइज जो है 75,000 का हो गया, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग 5 लाख से 55 लाख होगी, तो सॉरी 5,50,000 होगी। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, तो मैंने पी को डिनोट किया प्रॉफिट, तो मतलब प्लस होगा। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है और 2.5 से 2,40,000 की होगी, मतलब डिक्रीज होगी, मतलब हमें लॉस हुआ, लॉस हमारा माइनस होगा। क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी हैं, 60,000 से 55,000 हो गई, मतलब डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्लस हो गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपके 60-75 लायबिलिटीज है, इंक्रीज हुई तो लॉस हो गया, मतलब माइनस होगी। पी को मैंने डिनोट किया प्रॉफिट, एल को मतलब लॉस है, और प्रॉफिट सारे प्लस होने, लॉसेस सारे माइनस होने। तो नेट इफेक्ट निकालते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करने से पहले हमें नेट इफेक्ट ढूंढना पड़ता है। तो ठीक है, इंक्रीज इन लैंड प्रॉफिट वाला और डिक्रीज इन क्रेडिटर्स प्रॉफिट वाली, पीपी जहां पे लिखा वो दोनों चीजें ऐड कर दी, और डिक्रीज इन प्लांट एंड मशीनरी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इंक्रीज इन लायबिलिटी आपने माइनस कर दिया। रिवैल्यूएशन 30,000 आया जो कि पॉजिटिव आ गया, मतलब गेनिंग टू सैक्रिफाइस का केस आएगा क्योंकि पॉजिटिव आया। लेकिन यहाँ पे हमें गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो नहीं पता, तो वो फाइंड आउट करते हैं। तो देखो ओल्ड रेशियो लिख दी, न्यू रेशियो लिख दी, तो फॉर्मूला हमें पता ही है, सन एस, तो सैक्रिफाइस ओ ओल्ड प्रॉफिट शेयर 5/10, 3/10, 2/10, और न्यू प्रॉफिट शेयर आपका 2/10, 3/10, 5/10। तो प्लस माइनस किया, तो यहाँ से 5/10 माइनस 2/10 किया, तो पॉजिटिव वैल्यू आई, मतलब सैक्रिफाइस, जैसे कि यहाँ पे सैक्रिफाइस के नीचे प्लस का साइन दिया ही हुआ है। और नेगेटिव वैल्यू आई तो गेन, तो यहाँ पे 3/10 माइनस 3, ये तो 0 ही हो गया। 2/10 माइनस 5/10 माइनस 3/10, इसका मतलब सी गेन कर रहा, ए सैक्रिफाइस कर रहा है। तो सी इज कैपिटल अकाउंट आबिट टू ए इज कैपिटल, ये आपकी जनरल पास हो गई। लेकिन बात आती है कि अमाउंट कहाँ से आएगी, तो अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, फॉर गेनिंग पार्टनर नेट इफेक्ट इनटू शेयर्स, तो नेट इफेक्ट है 30,000 का, उसका शेयर है 3/10। ऐसे सैक्रिफाइस पार्टनर नेट इफेक्ट है 30,000 और शेयर है 3/10, तो 9,000, तो 9,000 दोनों साइड पे पुट कर दिया। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते हो अगर आपको रिवाइज्ड बोला करने के लिए। अगर कुछ नहीं भी बोला तभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, लेकिन अगर उन्होंने बोल दिया कि पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, तब हमें ऐसे नेट इफेक्ट निकाल के फिर हमें गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो में गेनिंग टू सैक्रिफाइस पार्टनर करना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवैल्यूएशन ऑफ टॉपिक। रिवैल्यूएशन का जो भी टॉपिक था ये यहाँ से कवर होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एडमिशन। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बी कंटिन्यू विद अस। थैंक यू।